के बीए भाग 3 की कक्षा में आपका स्वागत है। आप हिंदी का स्पेशल विषय के रूप में अध्ययन करने वाले हैं, अतः आपको हिंदी के अंतर्गत क्या पढ़ना है यह जानकारी होना आवश्यक है। इसीलिए इस वीडियो के अंतर्गत सबसे पहले मैंने हिंदी के जो पेपर है वह आपको बताने का प्रयास किया है। जैसा कि आप जानते हैं, आपको 2 सत्रों में परीक्षा देनी है। बीए भाग 2 के लिए आपने 2 सत्र, बीए भाग 1 के लिए 2 सत्र, कुल मिलाकर 4 सत्रों की परीक्षा आपने दी है और टीवाई के लिए आप 2 सत्रों की परीक्षा देने वाले हैं। सत्र 5 और सत्र 6। सत्र 5 के अंतर्गत आपको जो पेपर पढ़ने हैं वो पेपर कौन सा है वह हम देखेंगे। पहला पेपर है पेपर नंबर 7, विधा विशेष का अध्ययन। इसके अंतर्गत आप सबसे पहले एक विधा का अध्ययन करेंगे। विधा का अर्थ साहित्य का प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं, इस साल आपका अध्ययन क्रम बदल गया है। इस दृष्टि से आपको पेपर नंबर 7 के लिए नाटक विधा अध्ययन के लिए रखी गई है। जो सर आपको ये पेपर पढ़ाएंगे उसका अध्ययन क्रम आपको वह दे देंगे। पेपर नंबर 7 है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र यह भी पेपर जो सर पढ़ाएंगे वह आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसमें से जो पेपर हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, ये 2 पेपर प्रथम सत्र के लिए मैं पढ़ाने वाली हूँ। आज हम सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके अध्ययन क्रम पर प्रकाश डालेंगे। पेपर नंबर 9 उसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास और पेपर नंबर 11 उसका नाम है भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। पेपर नंबर 9 हिंदी साहित्य का इतिहास है और पेपर नंबर 10 प्रयोजन मूलक हिंदी है, वह सर पढ़ाएंगे। इस प्रकार प्रथम सत्र के लिए मैं आपको 2 पेपर पढ़ाने वाली हूँ, हिंदी साहित्य का इतिहास और भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। सत्र नंबर 6 इसके लिए मैं आपको 3 पेपर पढ़ाऊंगी। पेपर नंबर 12, पेपर नंबर 14, पेपर नंबर 16। 12 पेपर नंबर का नाम है विधा विशेष का अध्ययन। इसमें आपको उपन्यास विधा का अध्ययन करना है। इस साल आपके लिए अंतिम साक्ष्य चंद्रकांता लिखित ये उपन्यास रखा गया है। पेपर नंबर 14 पुनः हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसका हम पूरा अध्ययन आज करेंगे, आपको क्या पढ़ना है। और पेपर नंबर 16 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, ये पेपर आपको पढ़ना है। जो बचे पेपर हैं पेपर नंबर 13 और पेपर नंबर 15, ये आपको सर पढ़ाएंगे। पेपर नंबर 13 का नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना और पेपर नंबर 15 का नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 2 पेपर हैं, पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 14, इन 2 पेपरों के अध्ययन क्रम पर प्रकाश डालेंगे। सत्र 5 के लिए आपके लिए जो पेपर हैं हिंदी साहित्य का इतिहास और उसका जो कोड है वह कोड आप ध्यान में रखने का प्रयास कीजिए। CBCS पैटर्न के अंतर्गत ये कोड आपको पता होना बहुत आवश्यक है। उस कोड को कहा जाता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव अर्थात DSC और पेपर नंबर 9 का DSC कोड है E8। अब हम देखेंगे इसके अध्ययनार्थ विषय क्या है। अध्ययनार्थ विषय की ओर आने से पहले यह अध्ययनार्थ विषय किस प्रकार बनाए गए हैं इसकी सामान्य जानकारी यहाँ देने का थोड़ा प्रयास करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं, ज्ञान के क्षेत्र बहुत विशाल है, अतः अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से किसी भी ज्ञान को विभाजित किया जाता है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने के लिए भी
उसे विभाजित किया गया है वह 4 कालखंडों में। पहला कालखंड है आदिकाल, दूसरा कालखंड है भक्ति काल, तीसरा कालखंड है रीति काल और चौथा कालखंड है आधुनिक काल। अतः पहला जो सत्र है, पेपर नंबर 9 है, इसके अंतर्गत आप ये 2 का पहले कालखंड है आदिकाल और भक्ति काल, इनका अध्ययन करेंगे। या आदिकाल और भक्ति काल के अंतर्गत जो साहित्य है उसकी सामान्य जानकारी आप पहले सत्र में देखेंगे। और रीति काल और आधुनिक काल, इस कालखंड में साहित्य लिखा गया है, उस साहित्य की जानकारी हम द्वितीय सत्र में देखेंगे। इन 4 कालखंडों पर आधारित ही आपका अध्ययन क्रम बनाया गया है। पहले सत्र के अंतर्गत आप आदिकाल और भक्ति काल पढ़ेंगे और दूसरे सत्र के अंतर्गत आप रीति काल और आधुनिक काल पढ़ेंगे। अब अध्ययनार्थ विषय की ओर आएंगे। 4 इकाइयाँ होती है, कुल मिलाकर 40 अंकों का प्रश्न पत्र है। आपको क्या पढ़ना है वह पहले देख लीजिए। पहले इकाई में आप देखेंगे आदिकाल। आदिकाल के अंतर्गत आपको जो पढ़ना है वह है आदिकाल का नामकरण, आदिकाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ, आदिकाल की जो प्रतिनिधि रचनाएं हैं उनका सामान्य परिचय आपको देखना है। उन रचनाओं में पहली रचना है पृथ्वीराज रासो और दूसरी रचना है बिसलदेव रासो। इकाई 2 के अंतर्गत आप भक्ति काल पर विचार करेंगे। भक्ति काल के अंतर्गत आपको पढ़ना है भक्ति काल की सामाजिक परिस्थितियाँ, भक्तिकालीन राजनीतिक परिस्थितियाँ, भक्तिकालीन जो कवि है उनका सामान्य परिचय आपको देखना है। बहुत सारे कवि हैं, इन सारे कवियों का परिचय आपको नहीं देखना, केवल हमें अध्ययन करना है। और अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से केवल 4 कवियों का परिचय आपको इस कक्षा के अंतर्गत देखना है। उसमें 4 कवि हैं संत नामदेव, संत रविदास, संत मीराबाई और गुरु नानक। इन 4 कवियों का आपको केवल सामान्य परिचय देखना है। इकाई 3 में आप देखेंगे निर्गुण भक्तिधारा। निर्गुण भक्तिधारा के अंतर्गत आपको ये जो भक्तिधारा है, निर्गुण भक्तिधारा किसे कहते हैं, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उनका सामान्य परिचय यहाँ देखेंगे। और निर्गुण भक्तिधारा के 2 प्रमुख कवि हैं, आद्य कवि माने जाते उन्हें माना जाता है, वह कबीर और जायसी है। उनका परिचय हम यहाँ देखेंगे। वह भी परिचय हम जीवन परिचय और कृतित्व के अंतर्गत देखने वाले हैं। जीवन परिचय और कृतित्व के अंतर्गत इकाई 4 में आपको पढ़ना है सगुण भक्तिधारा के बारे में। सगुण भक्तिधारा बिल्कुल निर्गुण भक्तिधारा की तरह है, इसमें भी आप सगुण भक्तिधारा की विशेषताएं देखेंगे। और सगुण भक्तिधारा काव्य के जो प्रमुख कवि हैं तुलसीदास और सूरदास, उनका भी जीवन परिचय और कृतित्व हम यहाँ देखेंगे। इस प्रकार प्रथम सत्र के अंतर्गत आप आदिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत जो साहित्य लिखा गया है उसका सामान्य परिचय यहाँ देखेंगे। मैंने पहले ही बताया ये कुल मिलाकर 40 अंकों का पेपर है और इसका विभाजन किस प्रकार हो गया है ये भी जानने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न पूछा जाता है जो हमेशा की तरह है, आपको पता है। पूरे पाठ्यक्रम पर बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाता है जिसके लिए अंक है 10। दूसरा प्रश्न है इकाई 1 पर है, दूसरा प्रश्न इकाई 1 पर है जो लघुत्तरी प्रश्न है, वह भी आपको 3 में से 2 पूछे जाएंगे। इकाई 1 आदिकाल है, आदिकाल पर लघुत्तरी प्रश्न 3 दिए जाएंगे, आपको लिखने पड़ेंगे 2। इसके लिए भी 10 अंक अर्थात 5 अंकों का एक लघुत्तरी प्रश्न, ऐसे 2 प्रश्न आपको लिखने पड़ेंगे। एक प्रश्न 3 है इकाई 2 पर है, वह भी टिप्पणियाँ हैं। इकाई 2 यानी भक्तिकाल, भक्तिकाल की परिस्थितियाँ और भक्तिकाल के जो कवि हैं उनका परिचय, इसमें आपको 3 में से 2 लिखने हैं
इसके लिए भी आपको 10 अंक है। और इकाई 3 और 4 पर आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा प्रश्न 4 के अंतर्गत, वो भी अंतर्गत विकल्प के साथ यानी और इसके लिए आपको 10 अंक है। इस प्रकार प्रथम सत्र के अंतर्गत आप आदिकाल और भक्तिकाल देखेंगे, और आदिकाल और भक्तिकाल के अंतर्गत जो साहित्य है उसका सामान्य परिचय आपको यहाँ देखना है। सत्र 2 यानी सत्र 6 के अंतर्गत पेपर नंबर 14 आपको पढ़ना है। नाम वही है, हिंदी साहित्य का इतिहास भाग 2 है। DSC कोड भी उसका ध्यान में रखिए, E133 E133। पहले ही जैसे मैंने आपको बताया था, दूसरे पेपर के अंतर्गत हम रीतिकाल और आधुनिक काल पर प्रकाश डालेंगे। इकाई 1 रीतिकाल पर है। इसमें आपको रीतिकाल का नामकरण पढ़ना है, रीतिकाल की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर आपको प्रकाश डालना है, और रीतिकाल के जो प्रतिनिधि कवि हैं उनका सामान्य परिचय आपको यहाँ देखना है। जैसे ऊपर मैंने कहा कि अनेक कवि हो गए हैं, केवल इतने ही नहीं, केवल आपके अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से कम कवियों का परिचय आपको देखना है। यहाँ आपको 4 कवियों का परिचय देखना है। पहले है केशवदास, आचार्य बिहारी, भूषण, घनानंद। इन 4 कवियों का परिचय आपको यहाँ देखना है। इकाई 2 है आधुनिक काल पर। आधुनिक काल के अंतर्गत ही गद्य साहित्य लेखन की परंपरा का प्रारंभ हो गया है, अतः आपको पहले प्रारंभिक हिंदी गद्य साहित्य का सामान्य परिचय यहाँ देखना है। आधुनिककालीन सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालना है, और आधुनिक काल के जो प्रमुख कवि हैं या युग प्रवर्तक साहित्यकार हैं उनका सामान्य परिचय आपको देखना है। युग प्रवर्तक साहित्यकार इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जयशंकर प्रसाद है, मोहन राकेश है। युग प्रवर्तक अर्थात जिनके नाम से एक युग चलता है, ऐसे साहित्यकारी हैं, इनका सामान्य परिचय आपको देखना है। इकाई 3 इसमें आपको आधुनिक गद्य विधाओं का विकास देखना है। गद्य का विकास हो गया है, गद्य विधा लेखन प्रारंभ हो गया है, और यह गद्य विधाएँ जैसे मैंने अनेक बार आपको बताने का प्रयास किया है, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकीय, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, ये विभिन्न सारी गद्य विधाएँ हैं, यानी साहित्य के प्रकार है ये। इसमें से आपको 3 गद्य विधाओं का सामान्य परिचय लेना है। इसमें हिंदी उपन्यास है, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास आपको देखना है, हिंदी नाटक का उद्भव और विकास देखना है, और हिंदी यात्रा साहित्य का उद्भव और विकास देखना है। हमें केवल इतिहास पढ़ना है, इसलिए हम इतिहास की दृष्टि से ही पहला उपन्यास कौन सा और बाद में कैसे उपन्यास लिखे गए नामोल्लेख करते हम इसका उद्भव और विकास देखने का प्रयास करेंगे। इकाई नंबर 4 में हम हिंदी काव्य की विभिन्न धारा और उसकी विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल में जो काव्य धाराएँ प्रवाहित हुई है उनकी विशेषताओं का अध्ययन आपको यहाँ करना है। वह भी विभाजन पुनश्च डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया है। विभाजन कैसा है हम उस वक्त देखेंगे। केवल यहाँ आप यह जानने का प्रयास कीजिए आपको कौन सी काव्य धाराओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। पहली काव्य धारा है छायावाद, दूसरी है प्रगतिवाद और तीसरी है समकालीन कविता। इन 3 काव्य धाराओं की विशेषताओं पर आपको प्रकाश डालना है। इस प्रकार यह सत्र 6 के पेपर 14 के अंतर्गत आपको पढ़ना है। ये पेपर भी कुल मिलाकर 40 अंकों का है। पहला प्रश्न आपको पूछा जाएगा हमेशा की तरह, 10 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिसके लिए अंक है 10। दूसरा प्रश्न है इकाई 1 पर लघुत्तरी प्रश्न जो रीतिकाल पर पूछा जाएगा, 3 में से 2, इसके लिए भी अंक है 10। प्रश्न 3 है इकाई 2 पर टिप्पणियाँ हैं, 3 में से 2, इसके लिए भी अंक है 10। और इकाई 3 और 4 पर आपको दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा अंतर्गत विकल्प के साथ, अर्थात और अथवा, इसके लिए भी अंक है 10। इस प्रकार सेमेस्टर 6 के लिए आप जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं वह रीतिकाल और आधुनिक काल के अंतर्गत जो साहित्य है उसका सामान्य परिचय हम देखने वाले हैं। इस प्रकार यह पेपर नंबर 9 और पेपर नंबर 14 का यह अध्ययन क्रम है। आप ठीक ढंग से पहले अध्ययन क्रम समझ लीजिए ताकि
आपको आगे अध्ययन करना आसान हो जाएगा। अब हम इसके आगे एक एक घटक को लेकर आपको इसकी जानकारी देने का प्रयास करेंगे और आप भी निश्चित रूप से सही ढंग से ये समझने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा करती हूँ। इसके साथ साथ अगर हम तो आपको जो सिलेबस है, जो घटक है, उसकी पूरी जानकारी देंगे, उसके नोट्स भी देने का आपको प्रयास करेंगे। फिर भी अगर आपको मैं जो बताऊंगी इसके अतिरिक्त अधिक अध्ययन करना है तो यहाँ मैंने संदर्भ ग्रंथ सूची भी दी है, यह सूची भी आप देख लीजिए। और इसमें से लगभग अधिक ग्रंथ हमारे ग्रंथालय में उपलब्ध है। अगर आप चाहें तो ग्रंथालय से ये संदर्भ ग्रंथ लेकर अधिक अधिक अध्ययन करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें से हमारे यहाँ जो ग्रंथ उपलब्ध है और वह आपकी दृष्टि से भी अधिक आसान रहेगा, वह है हिंदी साहित्य और युग प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा, ये पूरा इतिहास है। इसमें आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक पूरा इतिहास रखा गया है। इसलिए यह किताब अगर आप लेते हैं तो भी आपको अधिक अध्ययन करने के लिए सुविधा होती है। बाकी सारी किताबें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहें तो ये किताबें भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अधिक ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास